वेलकम बैक डियर ऑल एस्पेरेंट्स। आज हम देखेंगे पार्ट 2 जो सॉइल का हम देख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टियों के बारे में हमने भारत में मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी मिट्टी भारत में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये सब देख रहे थे। शुष्क मिट्टी या शुष्क मृदाएं, ड्राई जो सॉइल है उसके बारे में बात करेंगे। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनमें पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षण रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदाएं अनुर्वरक हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस जैसे जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी जो है, इसमें जो ह्यूमस है वो नहीं पाया जाता, इस वजह से ये फर्टाइल नहीं होती है। ठीक। अगला है लवणीय मिट्टी, सलाइन सॉइल इसे हम कह सकते हैं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहा जाता है। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनुर्वरक होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं। इनकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के समुद्र सुंदरवन क्षेत्रों में है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी पाई जा रही है और कच्छ जो गुजरात के आसपास है वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी पाई जा रही है जो सलाइन सॉइल है, जो लवणीय मिट्टी है। डेल्टा प्रदेश में समुद्र जल के भर जाने के लवण से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही हैं। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई कोशिका क्रिया को बढ़ावा देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। अगला है पिटमयी मृदा। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है।
वन मृदा। अगला है वन मृदा, इसे देखते हैं। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में दुमटी और पाशु होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटी कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वरक होती हैं। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट है कि मृदाएं, उनका गठन, गुण, प्रकृति, फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय तथा निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती हैं जिसका वे स्वयं अंग हैं। नेक्स्ट है इसमें मृदा अवकर्षण। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है और तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। मृदा में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अपरदन अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही होती हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती हैं। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है: अपरदन, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का यह है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म से अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत हैं। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह के क्षेत्र में
अवनालिका अपर्दन संभव है। तो चंबल में आप देख सकते हैं कि बीहड़ भूमि बन जा रही है। जहां पर आपका पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां पर आपका इरोजन होगा ही होगा। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्रायः बाढ़ें आती हैं तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियाँ गिरावट वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में भी से में अधिक पड़ा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से अलवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले स्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देता है और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजना के उन सभी समादेशों क्षेत्रों जो कमांड एरिया हैं अधिक है, जो हरित क्रांति के आंतरिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत के कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित होता है। सीढ़ीदार कृषि प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। तो जो मिट्टी है, मिट्टी का जब उसमें फर्टिलिटी रेट बहुत डाउन हो जाए, उसमें कोई खनिज लवण न मिले, तब हम ये देखते हैं कि मृदा का अवकर्षण हो गया है। तो अवकर्षण होने के अलग अलग कारण यहाँ पर दिए गए हैं। मृदा संरक्षण, अब मिट्टी का कंजर्वेशन कैसे करेंगे वो बातें यहाँ पर हैं। यदि मृदा अपरदन मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाई रखी जाती है। मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से श्रेणीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण और दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवा कर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़दार समोच्च रेखीय श्रेणीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती, शस्यावर्तन,
आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की उत्पादकता तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा अवनालिका वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीले के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर वन्य कृषि करके रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं और भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती हैं। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए। भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उनका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो मृदा जो मिट्टी है, मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के समय पर, क्योंकि हम उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं और जितना फर्टाइल हमारी मिट्टी होगी उतना ही अच्छी हमारी जो ग्रोथ होगी क्रॉप्स की वो होगी। तो यहाँ पर जो मृदा का संरक्षण की बात आ रही है तो मिट्टी को भी कई बार हमें बचाना पड़ता है। फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ड्रॉट हो जाता है। कई बार जो मिट्टी है अनफर्टाइल हो जाती है, तो उन सब चीज़ों से हमें उसे बचा के रखना पड़ता है। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, यहाँ पर हमने देखा था कि मिट्टियों के प्रकार हम देख चुके थे। अब इससे आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।